नहीं मिलेगी ऐसी सास बहू। दिल्ली के एक इलाके में एक महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती थी। अरे बहू देख तो जरा, कौन इतना दरवाजा पीट रहा है। अरे किसे क्या हो गया है, लगातार दरवाजा धड़ाधड़ पीटता जा रहा है। देखती हूँ मम्मी, पता नहीं सुबह सुबह कौन आ गया। बहू दरवाजा खोलती है तो देखती है कि बाहर एक लड़का खड़ा था। थोड़ा गुस्से में था। अरे मैडम, आपकी ऑनलाइन शॉपिंग ने परेशान कर रखा है। बार बार आप अपना सामान वापस लौटाती हैं। कभी एक बार में सामान आता ही नहीं। अरे कैसे बात कर रहे हो? मैं कंपनी को फोन करती हूँ। तुम्हें नहीं आना तो मत आओ, कोई और आ जाएगा। इसमें गुस्सा होने वाली कौन सी बात है? अरे बहू क्या हुआ, किससे बहस हो रही है? कुछ नहीं मम्मी, वो ऑनलाइन वाला लड़का आया है, उसी से बात कर रही हूँ। देखो भैया, ये सामान वापस नहीं लेना है तो मत लो, लेकिन हंगामा मत करो। अरे कोई बात नहीं, लाओ आप पैकेट। मेरा तो ये काम ही है, बस थोड़ा गुस्सा आ गया था। बहू अंदर जाती है और पैकेट लेकर बाहर आती है, लेकिन तब तक लड़का वापस जा चुका था। बहू को समझ में नहीं आया कि हुआ क्या। वो अंदर जाती है तो किचन में काम में लग जाती है। अरे बहू, तुम्हें ऑफिस नहीं जाना क्या? कितनी देर हो गई? किचन से आवाज आती है। जाना है, लेकिन इनका नाश्ता तो बना दूं। और उनकी चिंता मत करो, तुम अपना नाश्ता लेकर जाओ, मैं बना दूंगी नाश्ता। अरे तेरा ऑफिस भी तो जरूरी है ना, कितना काम करेगी। ठीक है मम्मी, जाती हूँ, रात का खाना साथ में खाएंगे। इसके बाद सास ने दरवाजा बंद कर लिया। शाम को डोरबेल बजी। सास को लगा कि बहू ऑफिस से लौट आई है, लेकिन दरवाजा खोलते ही सामने एक पुलिस वाला है। राहुल यानी कि उसके बेटे ने उससे पूछा, कौन है माँ? अरे पुलिस आई है बेटा, तुम्हारे बारे में पूछ रहे हैं। अच्छा, अभी आया माँ। आप ही राहुल है? हाँ जी, मैं ही राहुल हूँ। आपकी पत्नी का नाम विनीता है? हाँ जी, लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? और कहाँ है मेरी वाइफ? देखिए, परेशान मत होइए, आपको मेरे साथ चलना होगा, मैं आपको रास्ते में पूरी बात बताता हूँ। मैं आपके साथ थाने क्यों चलूं? कोई क्रिमिनल थोड़ी ना हूं मैं। अरे मैं आपको थाने नहीं ले जाने आया हूं, बल्कि आपको मेरे साथ अस्पताल चलना है। राहुल परेशान होकर पूछता है। क्यों, क्या हुआ? देखिए, आपकी पत्नी का बड़ा एक्सीडेंट हो गया है और वो अस्पताल में भर्ती है। बस किसी तरह से आपका पता मिल सका, इसलिए हम आपको लेने आ गए। राहुल हड़बड़ी में माँ को बगैर बताए पुलिस वालों के साथ घर से निकल जाता है। सर, क्या हुआ मेरी पत्नी को, कुछ तो बताइए। देखिए, घबराइए मत, वो आईसीयू में है, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। कुछ देर में सभी अस्पताल पहुंचते हैं। डॉक्टर साहब, मेरी पत्नी ठीक तो हो जाएगी ना? कैसी हालत है उसकी? देखिए, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। सिर में चोट है और खून बहुत बह चुका है। शायद खून की भी जरूरत पड़े। ठीक है, मैं खून देने को तैयार हूँ। ठीक है मिस्टर, लेकिन हमें सेम ग्रुप का ही खून चाहिए। अगर आपका मैच होगा तभी आपका खून काम आ सकेगा। जी ठीक है डॉक्टर साहब। तब तक राहुल की माँ भी अपने एक पड़ोसी के साथ अस्पताल पहुंच चुकी थी। अरे बेटा, क्या हुआ? बहुरी कैसी है? माँ, कुछ कहा नहीं जा सकता। अरे बेटा, परेशान मत हो। अरे बहू को कुछ नहीं होगा, वो दिल की बहुत अच्छी है। माँ बेटे बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं। सर, आपका ब्लड मैच नहीं हो रहा है और ब्लड हमें अभी चाहिए। अरे बेटा, डॉक्टर साहब से बोलो ना मेरा ब्लड ले ले। अरे माँ, आपकी उम्र हो चुकी है, आपका खून कैसे ले सकते हैं? अरे बेटा, वो बहू कम मेरी बेटी ज्यादा है। उसने दिन रात एक करके इस घर को एक डोर में बांधा हुआ है। अगर वो डोर टूट गई ना, तो मैं अपने खून का क्या करूंगी? राहुल की आंख में भी आंसू आ जाते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, माँ का भी ब्लड टेस्ट कर लीजिए। अगर मैच हो गया तो ठीक है, नहीं तो किसी और को फोन करता हूँ। डॉक्टर ने तुरंत ब्लड सैंपल लेकर भेज दिया। कुछ देर बाद
माँ जी का ब्लड ग्रुप मैच कर गया है पेशेंट से। माँ जी तैयार है ना? माँ, क्या सोच रही हो? अरे बेटा, यही कि बहू की जिंदगी के लिए अगर अपनी जिंदगी भी दांव पर लगानी पड़े तो कम है। वो दिन रात हमारे लिए लगी रहती है। हाँ माँ, वो तो है। डॉक्टर साहब, माँ रेडी है, आप ब्लड ले लीजिए। बहू की जान बच गई और उसकी घर वापसी हो गई और एक नई शुरुआत भी। अरे विनीता, नाश्ता तैयार हो गया? जी हाँ, और मम्मी का भी। पहले मम्मी खा ले, उसके बाद हम खाएंगे। अरे तुम माँ की चमची हो क्या? राहुल, मेरी माँ के जाने के बाद उन्होंने ही मेरा माँ की तरह ख्याल रखा है, और उस रात उन्होंने खून नहीं दिया होता तो शायद आज मैं जिंदा भी नहीं होती। इतना तो माँ के लिए बनता ही है ना। नौकरी, मजबूरी या शौक, सीधी सादी सी रोली की शादी सिड से तय होती है। शादी के बाद तुम नौकरी करना चाहोगी? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। वैसे मैं ये नहीं कहती कि नौकरी करना ठीक नहीं है, लेकिन पर्सनली मैं ये सोचती हूँ कि मैं गृहिणी बनूंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। गृहिणी बनना भी आसान नहीं है। एक सफल परिवार चलाना किसी देश को चलाने जितना ही कठिन है। रोली को सिड का साथ और बात दोनों अच्छी लगती है, और फिर वो दिन भी आ जाता है जब दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद ये क्या, सारा दिन किचन कपड़े और चार दीवारों के आगे पीछे घूमती रहती है। जा बाहर निकल कर देख, कितनी स्मार्ट लगती हैं वो औरतें जो नौकरी करती है। हाँ, अच्छी तो लगती है सासू माँ, लेकिन मैं नौकरी नहीं कर सकती। मेरा मन घर के कामों में ही लगता है। अरे मेरी बेटी तो कमाती है, अपने को फिट भी रखती है और सास को भी खूब शॉपिंग करवाती है। अच्छी बात है ना सासू माँ। मैं तो जो है उसी में संतोष मान लेती हूँ। बरकत होनी होगी तो इसी में भी हो जाएगी। ये बोलकर रोली चली जाती है। एक दिन सास की सहेली घर आती है, जहाँ रोली उन्हें चाय के साथ कई तरह के पकवान बनाकर खिलाती है। अरे वाह, तेरी बहू तो बहुत गुणी है। कितना सब बनाकर ले आई। मेरी वाली तो ऑफिस से आकर 2 रोटी ही सेक दे तो समझो एहसान कर दिया। अरे ऐसा ना बोल। तेरे घर में 2 कार, 4 मंजिला मकान, और तेरे लिए जो वो अपने पैसे से साड़ी लाती है वो भी तो कितनी कीमती होती है। अरे मेरी वाली तो बस सारा दिन इन्हीं 2 कमरों को ताजमहल बनाने में लगी रहती है। सहेली चली जाती है। कुछ समय बाद रोली को एक सुंदर सी बेटी होती है। अरे क्या सारा दिन उस बच्चे में लगी रहती है? माँ, मुझे ना 1 मिनट भी छोड़ने का मन नहीं करता। देखिए ना, कितनी प्यारी है। मैं ना इस हर पल को एंजॉय करना चाहती हूँ। अरे हाँ हाँ, हमने भी बच्चे पाले हैं। हम भी जानते हैं कि कितने प्यारे होते हैं, और अपने बच्चे को बढ़ता हुआ देखना कितना अच्छा लगता है। लेकिन एक दिन अचानक और रोली, एक बहुत बड़ी घटना हो गई। एक शॉर्ट सर्किट से पूरी दुकान जल गई। ओह, अब अब क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कैसे घर चलेगा। घर की पूरी गाड़ी पटरी पर लाने के लिए कई साल लग जाएंगे, और वापस पहले जैसे होने में भी बहुत टाइम लग जाएगा। रोली रोली कुछ सोचती है, फिर अपने 3 महीने के बच्चे को देखती है और कहती है, आप कहें तो मैं नौकरी शुरू कर दूं? माँ मुन्नी को देख लेगी, फिर शाम को तो मैं घर आ ही जाऊंगी। सिड कुछ कहता उससे पहले ही उसकी सास वहां आ जाती है। अरे हाँ हाँ, अब भी तुझे नौकरी करने के लिए पूछना होगा। अरे घर पर इतनी बड़ी विपदा आ गई है, तू है कि बच्चे का मुंह देख रही है। अरे क्या मुझ पर भरोसा नहीं है? अरे नहीं नहीं माँ जी, ऐसा क्यों बोल रही हैं आप? फिर क्या था, सिड से पूछकर 3 महीने की बच्ची को रोली सास के पास छोड़कर चली जाती है। शाम को ऑफिस से आने पर अरे सारा दिन इसने तो चैन नहीं लेने दिया, बस गोदी में ले लेकर घूमती रही। हाथ दर्द हो रहा है। बहू को बहुत गिल्ट फील होता है, लेकिन जब वो घर की हालत देखती है तो चुप रह जाती है। ऑफिस में सहेली कहती है, अरे रोली, तेरी तो बच्ची छोटी है ना, कैसे मैनेज करती है? कैसे मतलब? घर पर रहती है वो अपनी दादी के साथ। ओ यार, कितनी अच्छी है तेरी सास।
मेरी सास को जब पता चला कि मैं नौकरी ज्वाइन करने की सोच रही हूँ, वो तो सीधे अमेरिका चली गई मेरी ननद के पास। अच्छा, फिर तू कैसे मैनेज करती है? अरे मैंने तो फुल टाइम मेड रख ली है। ओहो, वो तो बड़ी महंगी होगी ना? हाँ यार, लेकिन कमाई भी तो हो रही है ना। यार, मैं तो कभी अपना बच्चा इनके मम्मी पापा के पास ना छोड़ू। प्यार दुलार में खराब कर देते हैं ये दादा दादी बच्चे को। नहीं नहीं, मुझे अपनी सास पर पूरा विश्वास है। जो मेरे पति को इतनी अच्छी शिक्षा के साथ बड़ा कर सकती हैं, वो मेरी बच्ची को कभी नहीं बिगाड़ेगी। खैर, रोली की इस सोच से उलट पड़ोसियों के बीच हाथ में बच्ची पकड़े रोली की सास कहती है, अरे क्या बताऊं, सारा दिन बहू बाहर रहती है। पहले अपने बच्चे पालो, फिर बच्चों के बच्चे। अरे अपना जीवन तो कुछ रहा ही नहीं। अरे नहाने भी जाती हूँ ना तो इसे साथ रखती हूँ। कल को कहीं गिर गई या चोट लग गई तो बहू तो हमारी खाल उखाड़ लेगी ना। अरे ऐसा भी क्या डरना बहू से, नौकरी थोड़ी की है उसकी। अब क्या बताऊं, पढ़ी लिखी लड़कियां हैं आजकल की। चलो चलती हूँ, सब्जी बनाने का वक्त हो गया है। बच्चे आएंगे तो खाना तो बना मिले। सास ये बोलकर वहां से चली जाती है कि तभी रोली ऑफिस से घर पहुंचती है। बाहर पड़ोसियों को देखकर, नमस्ते आंटी जी, कैसी हैं आप? अरे बहुत अच्छी हूँ, लेकिन तेरी किस्मत तो सबसे अच्छी है। क्या सास पाई है, मोती दान किए होंगे तूने। तेरा बच्चा भी देखती है, खाना भी बनाती है। बेचारी बहुत काम करती है तेरी सास। हाँ आंटी, सही बोल रही हैं आप। अब ऑफिस भी दूर है तो आने जाने में वक्त चला जाता है। खैर चलती हूँ। हाँ हाँ बेटा जाओ, गर्मा गर्म खाना खाओ। रोली घर आती है, जहाँ सास एक बार फिर छोटी सी मुन्नी की शरारतें गिनाने में लग जाती है। अरे आज तो इसकी वजह से मुझे 2 बार कपड़े बदलने पड़े। बार बार पानी गिरा दे रही थी। दोपहर में थोड़ा सोचा कि आराम कर लूं तो दूध के लिए रोने लगी। हाय, मैं तो परेशान ही हो गई। रोली को सास की बात अब कुछ अजीब लगती है, पर वो जल्दी से कपड़े बदलकर किचन में जाकर रोटियां बनाने लगती है। सारा महीना काम करने के बाद रोली को सैलरी मिलती है। वो पैसे लेकर सीधे सास के पास जाती है। माँ जी, ये मेरी सैलरी। आपने हर कदम में इस घर का साथ दिया। मैं नौकरी करने के पक्ष में नहीं थी। मैं तो अपने बच्चे को बढ़ता देखना चाहती थी। मैं थोड़े में भी खुशी थी। कभी मैंने आपको किचन में पैर नहीं रखने दिया था। घर की मुसीबत नहीं आती तो मैं कभी इन जिम्मेदारियों को आप पर पड़ने नहीं देती। अब सास समझ चुकी थी कि उसकी गलती कहाँ है। हाथ में पैसे देकर कहती है, मैं पढ़ी लिखी नहीं थी तो पति ने भी कभी पैसे हाथ में नहीं रखे। बेटे ने भी गल्ला संभाला, लेकिन तूने मुझे समझा। ये मेरा सम्मान है कि एक बहू होकर तूने पूरी सैलरी मेरे हाथ में रखी बेटा। पड़ोस में ससुराल। आज मेरे मायके से बड़ी मजेदार खुशबू आ रही है। लगता है भाभी या मम्मी कुछ बढ़िया बना रही हैं। चलो जाकर देखती हूँ और लगे हाथ खाकर भी आ जाऊंगी। मायरा घर से बाहर निकलने ही वाली होती है कि पीछे से उसकी सास आ जाती है। मैडम, कहाँ निकली आपकी सवारी? हैं? माँ जी, दरअसल वो ना आज मायके में भाभी को थोड़ा सा पेट दर्द हो गया है। बस वही तो, एक अच्छी ननद होने का फर्ज निभाते हुए उनका हाल चाल पूछने जा रही हूँ मैं। कोई जरूरत नहीं है। रोज तेरे मायके में किसी न किसी की तबीयत खराब हो ही जाती है और रोज तू फुदक के चली जाती है। हमारी ही अकल पर पत्थर पड़े थे जो पड़ोस की लड़की को ही बहू बना लिया। अब आपका मायका 100 किलोमीटर दूर है, उसमें मेरा क्या कसूर? आपका खाना बना दिया है, आटा भी गूंद दिया है, गर्मा गर्म फुल्की बनाकर खा लेना ना आप। ये है मयूरा, जिसका मायका और ससुराल दोनों भी आस पड़ोस में 2 मिनट की दूरी पर है, जिसका पूरा पूरा फायदा उठाते हुए मयूरा हर दिन मायके के चक्कर लगाती रहती है। हेलो मम्मी, हाय भाभी, क्या बात है? आज तो बड़े ही शाही और लजीज पकवान बने जा रहे हैं।
कोई दावत शावत है क्या आज हमारे घर पर? खुशबू आई नहीं कि चली आ गई महारानी चींटियों की तरह सूंघती हुई। अरे बेटा, तेरे भाई का प्रमोशन हो गया है, इसी खुशी में उसके मनपसंद पकवान बना रहे हैं बस। आ जाती तू भी, दामाद जी और समधी समदन जी को भी न्योता दे दे। पर मम्मी जी, हमें थोड़ी ना पता था कि ये सब आएंगे। मैंने तो वैसे भी खाना कम ही बनाया है। क्या भाभी, अब आपको ये तो पता है कि मेरा ससुराल पड़ोस में ही है, और आपको तो मैंने कह कर रखा है ना कि मेरे 2 एक्स्ट्रा फुलके सेक कर रख दिया करो। मुझे मम्मी के हाथ की बनी सब्जियां कितनी पसंद है। आई बड़ी महारानी। ऐसे ही मयूरा आधा दिन अपने ससुराल में और आधा दिन अपने मायके में गुजारती रहती। एक दिन सुबह नाश्ते के दौरान मयूरा के ससुर धनराज और पति श्लोक, अरे मयूरा, ये क्या? ये पराठा तो आधा कच्चा है और मेरा पराठा तो कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा पक गया, जो जल गया है। कोयले से भी काला हो गया ये तो। होगा भी क्यों नहीं, ये करम जली सुबह सारा काम ऐसे ही फटाफट गड़बड़ी में जैसे तैसे निपटाकर अपने मायके भाग जाती है। इससे क्या फर्क पड़ता है? सास को अगर चक्कर आ गए दिन दहाड़े, तब कौन आएगा बचाने? ओ कम ऑन माँ जी, चक्कर, और वो भी आपको? दिन भर आप हर आधे घंटे में कुछ न कुछ खाती रहती हो और फिर भी मुझे ताने कस रही हो। वेरी बैड। तो तू कौन सी गुड है, हैं? आई बड़ी। वहां मायके के घर में वंदना अपने पति यानी मयूरा के भाई गोपाल से कहती है, गोपाल, तुम ना तुम्हारी प्यारी बहन को समझा कर रखो। अरे तीज त्योहार, रक्षाबंधन, दीपावली, इन सब पे अपने मायके आए तो ठीक लगता है, लेकिन ये मैडम, ये तो रोज ही चली आती है मुंह उठाए। अरे सोचिए मम्मी जी, अगर मैं भी रोज इस तरह अपने मायके जाऊं तो आपको ये सही लगेगा? नहीं ना? फिर वंदना सही कह रही है मम्मी, जरा इस बात पर गौर फरमाइए। हाँ बेटा, मुझे पता है। उस दिन तो गली की औरतें भी सब्जी वाले के यहाँ गप्पे लड़ाते हुए बातें बना रही थी कि मयूरा तो दिन भर सिर्फ अपने मायके में ही रहती है। आज उसे आने दो, मीठे बोल से ही समझाऊंगी, समझ जाएगी वो। फिर जब मयूरा मायके आती है तो, मम्मी, आपको तो कोई दिक्कत नहीं है ना मेरे इस तरह आपसे मिलने यहाँ आने से? ये देख सरोज का मन ममता के मोह में आ जाता है। ना बेटी ना, तू ऐसा क्यों सोच रही है और तेरी आंखें नम क्यों है? तू क्यों रो रही है बेटा? समदन जी ने कुछ कहा है क्या? उफ़ो, ये मम्मी जी भी ना, उन्होंने एक आंसू गिराया नहीं कि पिघल गई। नहीं मम्मी, किसी ने कुछ नहीं कहा, बस आज आपकी बहुत याद आ गई। रोज आपसे मिलती ही हूँ, लेकिन आज पता नहीं क्या हुआ। और इसी के साथ सरोज अपनी बेटी को कुछ नहीं बोल पाती और अब मयूरा का मायके में आना जाना इतना बढ़ जाता है कि वो मायके के फैसलों में भी दखल अंदाजी देने लगती है। तभी वहां पर बरखा आती है। अगर इतना ही परेशान हो तो उसे घर के अंदर आने ही क्यों देते हो? वो एक पांव अपने मायके की नाव में रखती है और एक पांव अपने ससुराल की नाव में। अगर एक नाव हटा दे तो ना चाहते हुए भी उसे दोनों पैर एक ही नाव में रखने होंगे ना। हाँ काकी, एकदम बराबर बात कर रही हैं आप। लेकिन समधन जी, आप अपनी बेटी के मुंह पे दरवाजा लगा पाती क्या? देखिए, मुझे वो सब नहीं पता। अब उसका पूरा संसार उसके ससुराल में बस चुका है, उसे वहां ध्यान देना चाहिए, ना कि इधर मायके में। और इसलिए आप ही हो, उसे यहाँ आने पर आप ही को रोक टोक लगानी होगी। बस यही कहने आई थी। नमस्ते। अगले दिन ससुराल में बरखा की तबीयत खराब हो जाती है और मयूरा उसे बिस्तर पर ऐसे ही छोड़कर मायके भागती है। चली गई मायके, अपनी बीमार सास को बिस्तर पर छोड़कर, निकम्मी कहीं की। रात में जब धनराज और श्लोक दफ्तर से घर लौटते हैं तब वो देखते हैं कि मयूरा घर पर नहीं है और बरखा अपने कमरे में बुखार से तप रही है। और तो और घर में कुछ खाना तक नहीं बनाया है। आज तो हद ही कर दी मयूरा बहू ने। अरे काम काज का नहीं, लेकिन कम से कम अपनी सास की तबीयत का तो लिहाज रख लिया होता। कोई फिक्र, कोई चिंता नहीं।
आप ही ने तो चुनी थी ना ये बहू। कुछ देर बाद मयूरा अपने ससुराल वापस आती है। मयूरा, घड़ी देखी तुमने? हाँ, घड़ी में 2 सुइयां एक साथ कितनी प्यारी लगती है ना। बिल्कुल आपकी और मेरी जोड़ी की तरह। मैं मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं हूं मयूरा। तुम्हारा ये मायके से ससुराल, ससुराल से मायके घूमने का तमाशा बहुत हो गया। ये सब कब खत्म होगा? तुम्हें अंदाजा भी है, माँ अंदर 103 बुखार से तप रही है और तुम सुबह से अपने मायके में हो। बहू, अच्छा होगा कि तुम मायके जाना कम कर दो, वरना कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन दोनों तरफ की रिश्तों की डोर टूट जाए और तुम बीच में ही लटकी रह जाओ। जी पापा जी, आप टेंशन मत लो। मैं मायके जाना तो नहीं छोड़ सकती, लेकिन मैं अपना बहु धर्म अब अच्छे से निभाऊंगी। मैं रोज माँ जी का एकदम हल्के नाजुक पत्ते की तरह ख्याल रखूंगी और आप लोगों को शिकायत का मौका भी नहीं दूंगी। पर मयूरा तो आखिर मयूरा है, इतनी जल्दी कैसे उसे किसी की बात समझ में आ जाती? ये तो उसके डिक्शनरी में था ही नहीं। पहले वो बिना कोई काम किए मायके चली जाती थी और अब कभी कुकर को गैस पर रखकर तो कभी कपड़ों को आधे में धोता छोड़कर मायके चली जाती। उसकी इन हरकतों से ससुराल और मायके वालों को तो पहले से ही परेशानी थी, अब तो आस पास की औरतों के लिए भी मयूरा अच्छी खासी शाम की चाय की गॉसिप बन गई थी। अरे वो सरोज बहन की बिटिया मयूरा कभी इस डाली तो कभी उस डाली फुदकती रहती है। मुझे तो दिन भर अपनी खिड़की से उसका ये सर्कस देखने में बहुत मजा आता है। अरे मैंने तो सुना है उसकी भाभी वंदना अपनी ननद को एक आंख पसंद नहीं करती। दरअसल मेरी बहू काजल और वंदना ना सहेलियां हैं, इसीलिए पता चला। पर मानना पड़ेगा सरोज को, बहुत अच्छे गुण दिए हैं उसने अपनी बेटी को। तभी वहां से गुजर रही सरोज सभी औरतों की बातों को कान लगाकर सुन लेती है और रुककर उन्हें चिल्लाते हुए कहती है, क्यों रे कलम हुईओ, तुम लोगों को क्या अपनी घर गृहस्थी नहीं है जो रोज शाम को हमारी गृहस्थी की चर्चा लेकर बैठ जाती हो? हैं? बेवकूफ औरतें, पहले खुद के घर में ठीक से देख लो, फिर दूसरे के घरों में झांको। क्यों सल्ला बहन, आपका बेटा तो रोज रात को नशे में धुत लुढ़कता हुआ घर वापस आता है ना? हमने कभी कुछ बोला? और जानकी बहन, आपकी बेटी का इस महीने का 5वां बॉयफ्रेंड उसे रोज गली के कोने पर छोड़ने आता है, लेकिन हमने तो कोई बात नहीं बनाई। इतना बोलकर सरोज वहां से चली जाती है, लेकिन अब पानी सर के ऊपर जा चुका था और थक हार कर परेशान होकर दोनों परिवार वाले आपस में एक साथ मिलकर मयूरा के बारे में बात करते हैं। श्लोक, हमने बहुत बार कोशिश की कि हम मयूरा को रोके मायके आने से, लेकिन वो इतनी ढीठ है कि हमारी बातों को कान के पीछे ही डाले जा रही है। अब पता नहीं वो ये सब जानबूझकर कर रही है या फिर सच में। समधन जी, समधी जी, अब जो भी हल निकालना है आप ही निकाल सकते हैं। दामाद जी कुछ तो कीजिए। कुछ तो आपको करना चाहिए था सरोज जी। अरे बरखा, जैसे हम बहू को रस्सी से बांध कर नहीं रख सकते, वैसे ही एक माँ होने के नाते सरोज जी भी मयूरा को मायके में प्रवेश करने से नहीं रोक सकती। अरे उसने पूरा बचपन बिताया है वहां पर। लेकिन अब नहीं, अब तो इस सब का एक ही रास्ता है। जो काम मैंने 1 साल पहले नहीं किया था वो मैं अब करूंगा। ऐसा क्या कर लेगा तू बेटा? मुझे कंपनी की तरफ से चिरौलीपुरा में ट्रांसफर लेटर दिया गया था, वो भी दुगनी सैलरी के बेसिस पर। लेकिन 1 साल पहले आई इस ऑफर को मैंने मयूरा की खुशियों के लिए ठुकरा दिया था, क्योंकि अगर हम यहाँ से कहीं और जाकर शिफ्ट हो गए तो वो अपने मायके को मिस करेगी। तभी शादी भी नहीं थी और अब ऐसा कुछ भी नहीं है। तो तुम ये कहना चाह रहे हो कि तुम सब यानी मयूरा के ससुराल वाले अब उसके मायके से दूर चले जाएंगे? जी हाँ, मैं इस ऑफर को अभी भी एक्सेप्ट कर सकता हूँ और फिर हम सब यहाँ से चले जाएंगे। अब हम और कर भी क्या सकते हैं? अगर मयूरा को अपने मायके जाने से रोकना है तो बेहतर यही होगा कि उसके पड़ोस के ससुराल को दूर ले जाए और उसके ससुराल वाले ही अलग जाकर रहे, जिससे वो रोज अपने मायके नहीं जा पाएगी।
सभी श्लोक के इस फैसले पर सहमति जताते हैं और फिर मयूरा अपने पति की ट्रांसफर की वजह से शिफ्ट होने की बात को साधारण समझकर अपने मायके से दूर चली जाती है। जो भी कहो, सही मायनों में बहू विदा करके तो मैं अब लाई हूँ।